नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह का दूसरा दिन। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में 2 विधेयक पेश होने के लिए और 4 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। लोकसभा में पेश होने के लिए 1 विधेयक सूचीबद्ध, साथ ही 3 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल की अगर बात करें तो सांसद दुर्गादास उड़के पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु किए जा रहे कार्यों का विवरण क्या है। क्या उक्त कार्यों के लिए पंचायतों द्वारा सीधे भुगतान किए जाने से ग्राम विकास के कार्यों की उपेक्षा हो रही है। साथ ही वो पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु किए जा रहे कार्यों का विवरण भी मांगेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या उक्त कार्यों के लिए पंचायतों द्वारा सीधे भुगतान किए जाने से ग्राम विकास के कार्यों की उपेक्षा हो रही है। सांसद ये भी पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतों को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ मिला है और इसका विवरण क्या है। सांसद राजमोहन उन्नीथन केरल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी लक्ष्यों से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि साल 2021-22 के दौरान राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के तहत संशोधित लक्ष्यों के मुकाबले निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के बारे में जानकारी क्या है। क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेष रूप से केरल राज्य में PMAY लक्ष्यों के तहत अल्पसंख्यक और सामान्य श्रेणियों को अलग कर दिया गया, जिसके कारण उक्त लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग से अलग ना हो जाएं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। सांसद रीति पाठक जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वो प्रश्न के माध्यम से पूछना चाह रही हैं कि क्या सरकार का देश में जैविक उर्वरकों के उत्पादन और खाद्यान्नों की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है। साथ ही वो ये पूछेंगी कि इस संबंध में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण क्या है और उनके तहत सहायता प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या क्या है। वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य और योजनावार विवरण क्या है। साथ ही देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विवरण क्या है। सांसद TR बालू मनरेगा के तहत बजट में कमी से जुड़ा सवाल पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि इस वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि MGNREGS के बजट में 25% की कटौती से के आकार में सुधार की जा रही है। अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होने की संभावना है। साथ ही वो सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कदम ये ध्यान में रखते उठाए जाने की अर्थव्यवस्था अभी भी कम श्रम बल भागीदारी दर के साथ भारी बेरोजगारी से जूझ रही है और इस समय MGNREGS के तहत संकटग्रस्त लाभार्थियों को नुकसान हो सकता है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। सांसद बीबी पाटिल तेलंगाना में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को तेलंगाना में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तेलंगाना राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या उपयुक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का कुछ हिस्सा अभी भी केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना को जारी किया जाना है। उक्त धनराशि कब तक जारी होने की संभावना है। सांसद नवनीत रवि राणा कृषि के लिए धन के आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगी।
वो पूछेंगी कि पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि और किसान कल्याण के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण क्या है। साथ ही वो पूछेंगी कि क्या कृषि पर राज्य सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इस संबंध में राज्यवार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। सांसद देवाश्री चौधरी PMGSY के तहत लिंक मार्गों के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वो पूछेंगी कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में सरकार द्वारा 2018 से अब तक जिलेवार की गई प्रगति और इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन का विवरण क्या है। साथ ही वो ये भी पूछेंगी कि क्या सरकार का देश के गांवों को आपस में जोड़ने के बाद PMGSY के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण संस्थानों के बीच संपर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव है और उस पर क्या प्रगति हुई है। सांसद चंद्रशेखर बेल्लाना राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या क्या है। साथ ही क्या सरकार उक्त मिशन को शेष जिलों में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव रखती है और क्या यह भी सच है कि उक्त मिशन के तहत और अधिक जिलों को शामिल करने और संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए कई राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सांसद राहुल रमेश शेवाले कृषि एवं कृषकों पर व्यय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार रुपए से अधिक खर्च कर रही है। क्या कृषि और किसानों पर सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इसकी गारंटी है कि हर किसान को विभिन्न रूपों में 50,000 रुपए मिल रहे हैं। इसका ब्रेकअप के साथ विवरण साझा करें। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों के जीवन को किस हद तक बदलने में सक्षम हैं। क्या खाद्य सुरक्षा गेहूं और चावल तक ही वो सीमित है। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने PMKSY और IWMP की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि देश में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति के साथ साथ उक्त योजना और कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उचित कदम क्या है। साथ ही स्थानवार और जिलेवार विवरण विशेष रूप से रामटेक, नागपुर और वाशिम, यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और महाराष्ट्र के अन्य पिछड़े क्षेत्रों और आज की तारीख में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधि का विवरण क्या है। क्या सरकार ने उक्त धनराशि समय पर आवंटित या जारी की है और क्या सरकार राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखती है। सांसद बाला शौवरी वल्लभा नेनी PM किसान के तहत कवर किए गए किसान से संबंधित सवाल पूछेंगी। वो पूछेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PMKISAN के तहत कवर किए गए किसान लाभार्थियों का विवरण वर्ष और राज्यवार क्या है। और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सच है कि PM किसान के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या 2019 में 55.68 लाख से घटकर अब लगभग 30 लाख हो गई है। PM किसान के तहत किसानों को लाभ देने में इतनी तेज गिरावट के कारण और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को PM किसान के तहत कवर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या हैं। सांसद सु तिरुनवुक्करास आम के उत्पादन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या देश के विभिन्न हिस्सों में शुरुआती गर्मी और बेमौसम बारिश के प्रभाव के कारण चालू वर्ष के दौरान आम की कई किस्मों का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में गिर गया है। साथ ही उसके परिणाम स्वरूप अनुमानित हानि का विवरण भी सांसद जानना चाहते हैं। साथ ही वो पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार ने आम के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने और किसानों को उनके नुकसान को कम करने के लिए शिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया है और उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं।
सांसद राजेंद्र ढेडिया गावित किशोरों और युवाओं के लिए प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने देश के किशोरों और युवाओं के विकास के लिए कोई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। अगर किया है तो उक्त कार्यक्रम के उद्देश्यों, विशेषताओं और वित्तीय आवंटन सहित उसका विवरण, और नहीं किया है तो उसके कारण क्या हैं। सांसद मंजुलता मंडल गुणवत्तापूर्ण बीजों की मांग और आपूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वो प्रश्न के माध्यम से पूछेंगी कि ओडिशा और तमिलनाडु सहित देश में बीजों की अनुमानित मांग और आपूर्ति कितनी है। साथ ही क्या किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगी कि क्या किसानों के कल्याण के लिए बीज संबंधी गतिविधियों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न बीज संबंधी योजनाओं के तहत राज्यवार कितनी राशि वितरित की गई है। साथ ही उनसे लाभान्वित किसानों की संख्या भी बताई जाए। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण क्या है, और मध्य प्रदेश राज्य में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या और विवरण क्या है। सहकारी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण एवं आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रही सहकारी समितियों को दी जा रही धनराशि का विवरण भी वो जानना चाह रहे हैं। सांसद डॉक्टर तालारी रंगैया जैविक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार जैविक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में परंपरागत किसान विकास योजना लागू कर रही है। साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम और उसके तहत की गई पहलों का ब्यौरा और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांसद अपराजित सारंगी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वो पूछेंगी कि उड़ीसा राज्य में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विवरण और संख्या क्या है। क्या सरकार ओडिशा राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में समान विकास की दिशा में काम कर रही है, और यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगी कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमिता और नए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है। सांसद रवनीत सिंह किसान कॉल सेंटर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार कृषि संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए किसान कॉल सेंटर्स को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान इन केंद्रों पर वर्षवार प्राप्त सुनी गई और अनुत्तरित कुल कॉल्स की संख्या क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि उक्त केंद्रों की कार्यप्रणाली में बदलाव के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। क्या सरकार किसानों के लिए समर्पित टीवी चैनल डीडी किसान की पहुंच बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है, और उसका विवरण क्या है। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है। सांसद अजय कुमार मंडल पंचायतों के सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वे प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि सरकार द्वारा अब तक पंचायतों को जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार विवरण क्या है। क्या देश के गांवों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई है। यदि की गई है तो उसका ब्यौरा भी वो जानना चाह रहे हैं। क्या सरकार दरभंगा संसदीय क्षेत्र के किरतपुर प्रमंडल के खेसा जमालपुर पंचायत में केंद्रीय टीम भेजकर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जांच कराने का विचार रखती है। सांसद उन्मेष भैया साहिब पाटिल बैटरी डी काउंसलिंग पर नीति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार उद्योग के अनुरोध के अनुसार बैटरी
डीकम्पलिंग पर एक ठोस नीति विकसित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी उद्योग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और ईवी की स्थिरता को बढ़ाने के संदर्भ में बैटरी डीकाउंटिंग से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या शुरू किया है? यदि हाँ किया है, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार के पास बैटरी डीकाउंटिंग में मानकीकरण और अंतर संचालनीयता के मुद्दे को संबोधित करने, विभिन्न ईवी मॉडल, बैटरी रसायन विज्ञान और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूलता सुनिश्चित करने की कोई योजना है? क्या सरकार ने बैटरी डीकम्पलिंग के क्षेत्र में कोई पायलट परियोजना या अनुसंधान और विकास गतिविधियां शुरू की हैं? यदि की हैं, तो उसका विवरण और वर्तमान स्थिति क्या है? आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से हैं और कौन कौन से मंत्रालय इसका जवाब देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। सहकारिता मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस देंगे। भारी उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे देंगे। पंचायती राज मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। आइए अब राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। राज्यसभा में पहला प्रश्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा, जिसे सांसद अभिरंजन विश्वास पूछने वाले हैं। उनका प्रश्न आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र से जुड़ा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में सांसद जानकारी चाहते हैं। जेब से खर्च में कमी और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार और इसके कारणों पर ABHWC के योगदान या प्रभाव पर कोई अध्ययन अगर है तो सरकार उसके बारे में भी जानकारी दे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू के प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित हैं। उनके प्रश्न होंगे कि क्या सरकार मौजूदा थर्मल पावर परियोजना के लिए प्लांट लोड फैक्टर को कम करने के लिए राज्यों से अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए कह रही है, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी क्या है। सांसद ये भी जानना चाहती हैं कि केंद्र सरकार ने पन बिजली के अधिक उत्पादन के बावजूद तमिलनाडु सरकार से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए कहा है या नहीं कहा है। इसके अलावा वो उन राज्यों का विवरण भी चाहती हैं जिन्हें RPO लक्ष्य दिए गए हैं। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। उनके प्रश्न HIV की दवा की कमी को लेकर हैं। वो जानना चाहते हैं कि देश HIV की दवा डोल्टेग्रेविर की राष्ट्रव्यापी कमी से जूझ रहा है क्या। उन्हें पिछले 3 वर्षों के दौरान दवा की आपूर्ति और मांग के बारे में केंद्र सरकार से राज्यवार विवरण भी चाहिए। वो ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार ने जीवन रक्षक दवा की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या नहीं उठाए। सांसद R गिरिराजन के प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े होंगे। वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास देश में सरप्लस बिजली ऊर्जा उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है। इसके साथ ही स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का विवरण और देश के विभिन्न बिजली सरप्लस राज्यों में उत्पादित बिजली पिछले 3 वर्षों के दौरान उन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है, और कोयले की कमी के कारण तमिलनाडु में थर्मल पावर
प्लांट्स को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी वो जानना चाहते हैं। सांसद जवाहर सरकार के प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित होंगे। उनके प्रश्न होंगे कि क्या मंत्रालय ने 12,09,606 करोड़ खाते में डाल दिए हैं। पिछले 8 साल और 9 महीने में सभी बैंकों की संख्या और उक्त राशि में से कितनी राशि धोखाधड़ी में शामिल है। पिछले 10 वर्षों में सरकार की सकल एनपीए दर 4% से 11.5% के बीच रहने का क्या कारण है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक केवल 0.5% से 1.5% तक है। सांसद कांता कर्दम के प्रश्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हैं। वो जानना चाहती हैं कि देश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति एवं इस योजना पर किए गए व्यय का विवरण उत्तर प्रदेश सहित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार क्या रहा है। वो ये भी जानना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सुदूर, ग्रामीण, दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में क्या मानदंड और मैकेनिज्म है। सांसद धीरज प्रसाद साहू के प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित होंगे। उनके प्रश्न होंगे कि राज्य सरकारों द्वारा खरीदी गई बिजली का भुगतान केंद्र को कितने दिनों के भीतर करना होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बिजली भुगतान करने के लिए अधिक समय देने का प्रस्ताव कर रही है या नहीं कर रही। सांसद राघव चड्ढा के प्रश्न वित्त मंत्रालय से जुड़े होंगे। वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास बैंकों के द्वारा ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को दंडित करने का ब्यौरा है। पिछले 3 वर्षों में एनपीए की कुल राशि का विवरण क्या है। वो जानना चाह रहे हैं कि सरकार के पास बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय कुप्रबंधन की घटनाओं को रोकने के लिए विशिष्ट नीतियां और सुधार लाने की क्या योजना है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और प्रबंधन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां हैं। सांसद शक्ति सिंह गोहिल के प्रश्न वित्त मंत्रालय से जुड़े होंगे। वो जानना चाहते हैं कि 1 जून 2023 तक आयकर विभाग में विभिन्न कैडर के कितनी रिक्तियां थीं। इसी प्रकार गुजरात के आयकर विभाग में 1 जून 2023 तक विभिन्न कैडर में कितनी रिक्तियां थीं और वो कब तक भरी जाएंगी। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन के प्रश्न भी वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा ली गई लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि केंद्रीय बजट में ऋण का कितना प्रतिशत रही है। क्या संस्थाओं द्वारा उधार लेने को सरकार का ऋण माना जाता है। 2023-24 में उधार लेने के स्रोतों का विवरण और प्रत्येक से उधार ली गई राशि का ब्यौरा सांसद चाहते हैं। सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक के प्रश्न सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान से जुड़े होंगे। वो जानना चाहते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान यानी SSSNIBE के उद्देश्यों और 2020 से अब तक हासिल किए गए लक्ष्यों एवं प्रकाशित वैज्ञानिक पत्रों की संख्या के बारे में विस्तार क्या है। सांसद ब्रिजलाल के प्रश्न इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की है। क्या उसी तर्ज पर एक वैश्विक जैव ईंधन एसोसिएशन स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। जीबीए के कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है और ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कैसे कम करेगा। सांसद धनंजय भीमराव महादिक के प्रश्न ई संजीवनी योजना के अंतर्गत मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ने 10 करोड़ से अधिक लोगों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी है। महाराष्ट्र में अब तक ई संजीवनी योजना के तहत टेली कंसल्टेशन की सुविधा कितनी योजनाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मिल पाई है। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के प्रश्न रसायन एवं उर्वरक विभाग से होंगे। उनके प्रश्न हैं कि क्या सरकार महाराष्ट्र के सभी किसानों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक
उपलब्ध करवा रही है। साथ ही राज्य में प्रतिवर्ष जिलेवार वितरित उर्वरकों की मात्रा का विवरण भी उपलब्ध करवाया जाए। सांसद हरभजन सिंह के प्रश्न मेगा सोलर प्लांट से जुड़े होंगे। उनके प्रश्न होंगे कि क्या सरकार के पास कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। विशेष रूप से पंजाब के बारे में विवरण उपलब्ध करवाया जाए। यदि निकट भविष्य में ऐसी किसी प्रस्ताव के लिए योजना हो तो उसका ब्यौरा भी उपलब्ध करवाया जाए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े एक प्रश्न के जो प्रश्न होंगे उनका जवाब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। वित्त मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न होंगे जिनके जवाब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न होंगे जिनका जवाब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न होंगे जिनका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह देंगे। विद्युत मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न होंगे जिनका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह देंगे। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक हैं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023। विचार और पारित करने के लिए सदन में ये पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में रखने वाले हैं। विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया जाना है। दैट मीन्स द बिल फर्दर टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो विधेयक का उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल is to set up national and state level databases for registered births and deaths. विधेयक में संशोधन से प्रमाण पत्र जीवन के लगभग हर क्षेत्र जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट जारी करने सहित अन्य प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। Proposed changes will make birth certificates a necessary document to unlock basic services such as voting, education and food welfare schemes. और अब बात विचार और पारित किए जाने वाले दूसरे विधेयक। अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाना है। बिल टू अमेंड द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। विधेयक में संशोधन से अपतटीय खनन वाले खनिजों की नीलामी की अनुमति मिल सकेगी। अमेंडमेंट्स सीक्स टू अलाउ ऑक्शन ऑफ मिनरल्स माइन ऑफशोर। उद्देश्य की बात करें तो विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। बिल एम्स टू एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और अब बात विचार और पारित किए जाने वाले तीसरे विधेयक की। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों को उपांतरित करने हेतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन किया जाना है। बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट
Order 1950 to modify the list of scheduled castes in the state of छत्तीसगढ़। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां मानी जाने वाली जातियों और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। The order lists the castes and tribes deemed to be scheduled castes in states and union territories। विधेयक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में मेहरा और मेहरा समुदायों को शामिल किया गया है। द बिल इंक्लूड्स मेहरा एंड मेहरा कम्युनिटीज एज synonyms of the मेहरा, महर एंड मेहर कम्युनिटीज इन छत्तीसगढ़। राज्यसभा में आज 4 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। अगर बात करें पहले विधेयक की तो पहला विधेयक मध्यस्थता विधेयक 2021 है, द मीडिएशन बिल 2021। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को आगे बढ़ाएंगे। विधेयक के उद्देश्य की बात करें तो विधेयक का उद्देश्य मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। प्रमोट एंड फैसिलिटेट मीडिएशन, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन। साथ ही विवादों का समाधान, वाणिज्यिक या अन्यथा मध्यस्थता लागू करना भी है। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, कमर्शियल और अदरवाइज एनफोर्स मीडिएटेड। साथ ही निपटान समझौते, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय भी प्रदान करना है। सेटलमेंट एग्रीमेंट्स प्रोवाइड फॉर अ बॉडी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मीडिएटर्स। साथ ही विधेयक सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना और ऑनलाइन मध्यस्थता करने का कार्य भी करेगा। बिल टू एनकरेज कम्युनिटी मीडिएशन एंड टू मेक ऑनलाइन मीडिएशन। दूसरा विधेयक है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक में और संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह विल मूव टू फर्दर अमेंड द बिल। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, ध्यान में रखा जाए कि ये प्रस्ताव करता है कि विधेयक पारित किया जाए। बिल टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 has passed by the Lok Sabha, also to move that the bill be passed। इस विधेयक की बात करें तो इस विधेयक में समितियों में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और एक महिला को आरक्षण देने का काम किया गया है, जिससे समितियों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ेगा। In this bill, the work of giving reservation to one scheduled caste or scheduled tribe and one woman in the committees has been done, which will increase the representation of these classes in the community। विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर बोर्ड के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बोर्ड मेंबर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड फॉर नॉन compliance with various constitutional requirements। इस विधेयक में सूचना के अधिकार को भी शामिल किया गया है। The right to information has also been included in this bill। राज्यसभा में जैविक विविधता संशोधन बिल 2003, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विधेयक को सदन में रखने वाले हैं। ये विधेयक जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। इसको 20 दिसंबर 2021 को एक संयुक्त समिति में स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि बिल में चिंता जाहिर की गई थी कि इसके कुछ प्रावधान उद्योगों के पक्ष में हैं। द बिल सीक्स टू अमेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इट वाज ट्रांसफर्ड टू अ जॉइंट कमेटी ऑन दिसंबर 20, 2021 as concern were expressed about the bill favoring industries in some of its provisions। संयुक्त समिति ने 2 अगस्त 2022 को संसद में अपनी रिपोर्ट इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत की कि उनकी सिफारिशों को शामिल करने के बाद विधेयक को पारित किया जा सकता है। इसके लाभ में जैव विविधता को कंपनी अधिनियम के साथ जोड़ना भी शामिल है। द जॉइंट कमेटी presented its report to the Parliament on August 2, 2022
with the recommendation that the bill may be passed after incorporating their recommendations. Its benefits also include linking biodiversity with the Companies Act. राज्यसभा के चौथे विधेयक की अगर बात करें तो राज्यसभा में चौथा विधेयक वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 यानी कि द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन किए जाएं। भूपेंद्र यादव टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।